डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह है भोजन पकाने की विधियाँ या जिसे हम कुकिंग मेथड्स भी कहते हैं। कुकिंग मेथड्स को हम पाक शास्त्र भी कह सकते हैं। भोजन पकाने की विधियाँ प्राचीन समय से ही नहीं वरन आधुनिक युग में भी एक महत्वपूर्ण विषय है। विश्व के कोने-कोने में विभिन्न प्रकार की पाक विधियों का आविष्कार किया जा रहा है तथा इन विधियों में निरंतर सुधार किया जा रहा है। पाक शास्त्र, कला एवं विज्ञान दोनों ही सिद्धांतों का आपस में सामंजस्य होता है। पाक शास्त्री के लिए यह अति आवश्यक है कि वह भोजन पकाते समय कलात्मक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का सही रूप में उपयोग करें। भोज्य पदार्थों को किन विधियों से काटा जाए, धोया जाए तथा पकाया जाए कि उसमें अधिकतम पौष्टिक तत्व उपस्थित रहे और वह व्यक्ति को उपलब्ध हो पाए और इसी का सम्मिलित रूप ही पाकशास्त्र कहलाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं भोजन को पकाने के उद्देश्य पर कि भोजन को क्यों पकाना चाहिए, किन कारणों से हमें भोजन पकाना होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग पर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की गुणवत्ता को उत्कृष्ट करना, यानी कि उस आहार की गुणवत्ता को बढ़ाना। भोजन को पकाने से प्रोटीन का जैव मूल्यांकन या उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती है। कई बार भोज्य पदार्थों में कई अवांछित तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण से कि वह भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व उपस्थित तो है पर बॉडी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह अवांछित तत्व में उदाहरण है जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर का, यानी ट्रिप्सिन अवरोधक तत्व का। इसके कारण से हमारे शरीर को प्रोटीन उपलब्ध नहीं हो पाता है और ताप के प्रभाव से यह इनहिबिटर जो होते हैं, अवरोधक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर को उपलब्ध हो पाता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी कि ओवरऑल रूप से आहार की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे जीवाणुओं को नष्ट करना। भोज्य पदार्थ को पकाने से उसमें उपस्थित रोग के जो जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। दूषित भोजन ग्रहण करने से शरीर में कई बार कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब भोज्य पदार्थों को अधिक तापक्रम पर पकाया जाता है तो ऐसे जीवाणु जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और भोजन खाने योग्य हो जाता है। इसी तरह से भोजन पकाने से आहार में विविधता आती है, यानी कि आहार में विविधता लाना भी इसका एक मेन उद्देश्य होता है। हम आलू को उसके उबले हुए फॉर्म में भी खा सकते हैं, उसके तले हुए रूप में यानी फ्रेंच फ्राइज के रूप में भी खा सकते हैं, उसके कटलेट्स भी बना सकते हैं या कई सारी सब्जियों के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। आलू टिकिया के फॉर्म में भी इसको काम में ले सकते हैं, यानी कि एक भोज्य पदार्थ को हम कई रूपों में पकाकर काम में ले सकते हैं, यानी कि यह आहार में विविधता लाने का कार्य करता है। हम दूध को सिंपल दूध के फॉर्म में ले सकते हैं, उसको खीर बनाकर, उसको रबड़ी बनाकर भी काम में ले सकते हैं। इसी दूध को अगर हम किसी और भोज्य पदार्थ के साथ मिलाएं, जैसे कि गाजर है, लौकी है, तो उसका हलवा भी बना सकते हैं। यानी कि भोजन को पकाकर हम विविधता ला सकते हैं जिससे कि यह मोर एक्सेप्टेबल हो जाता है और व्यक्ति को खाने की इच्छा भी उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे भोजन की पाचनशीलता को बढ़ाने की। पकाया हुआ भोजन जो होता है वह आसानी से पच जाता है। पकाने से भोजन में उपस्थित जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, भली वो रेशे हैं या अन्य पॉलीसेकेराइड्स हैं, वह मुलायम हो जाते हैं। वह पककर जब मुलायम हो जाते हैं तो ऐसे जो
पॉलीसेकेराइड से उनका पाचन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ यह जो भोजन होता है शीघ्रता से पचने का मुख्य कारण भी यह होता है क्योंकि वो जब सॉफ्ट हो गया है तो उसके ऊपर एंजाइम जो होते हैं वो अपनी क्रिया भी अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम निरंतर कच्चा भोजन प्रयोग में लाते हैं तो हमारी आमाशय तथा आंत की दीवारों में घाव भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन में रुचिकर परिवर्तन लाना। रुचिकर यानी कि वांछित परिवर्तन लाना, भले वह रंग में हो, उसके आकार में हो, बनावट में हो या स्वाद एवं गंध में हो। सबसे पहले रंग की बात करते हैं हम। तो भोजन में अगर हम एक ही समान रंग का भोजन खाएं तो हमें वह भोजन रुचिकर नहीं लगता है। इसीलिए जब हम प्लेट में कोई भी मील प्लानिंग या आहार नियोजन करते हैं तो कहते हैं कि सब तरह के कलर का भोजन इंक्लूड हो, भले वो व्हाइट हो, येलो हो, रेड हो या ग्रीन हो। यानी एक दही हो, एक दाल हो, एक हरी सब्जी हो, इस तरीके के भोजन की प्लानिंग की जाती है। या हम जो कलरफुल भोजन आता है जैसे कि हमारे हरी शिमला मिर्च भी है तो लाल टमाटर भी है या लाल शिमला मिर्च भी होती है, और इसके अलावा पीली शिमला मिर्च है या हल्दी डाल के जो पीला रंग दिया जाता है यानी कि उसमें रुचिकर परिवर्तन लाए जाते हैं। इसी तरीके से रंग के बाद आकार की बात की जाए कि किस शेप में चीज को चाहिए, हमें हमें चौकोर चाहिए, पतला चाहिए, लंबा चाहिए, उस तरीके से भी हम भोजन में सुंदर आकार लाकर परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कि व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो। बनावट में या टेक्सचर में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन के द्वारा खमन है, इडली है, ये फूल जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। इसी तरह से केक है, वो स्पॉन्जी हो जाता है, पर पूड़ी है, कचौरी है, समोसा है, वो क्रिस्पी बनता है। तो हम बनावट में रुचिकर परिवर्तन ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वाद एवं गंध की। तो हमें किस तरीके का स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, नमकीन चाहिए सबसे पहले बात करें या मीठा चाहिए। इसके अलावा हमें कौन से मसालों का स्वाद पसंद है, कौन सी खुशबू पसंद है। इस तरह से भी भोजन को पकाकर हम भोजन में रुचिकर परिवर्तन ला सकते हैं। यानी भोजन को पकाने के कई सारे फायदे होते हैं, इसलिए भोजन को पकाया जाना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे हम भोजन को किन विधियों से पकाते हैं। यहाँ पर हमने जिन विधियों की बात की है वो केवल कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं जिन्हें कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हैं। यानी मेथड्स ऑफ कुकिंग की जब बात की जाती है तो सबसे पहले आता है जल के माध्यम से भोजन को पकाना, कि जिसमें जल को हम प्रयोग में ला रहे हैं उस भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए। इस विधि में उबलाना, खदकाना, स्टूइंग जो होता है, यह विधियां काम में ली जाती है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बॉइलिंग की। बॉइलिंग भोजन को पकाने की एक सबसे सरल विधि होती है। इस विधि में भोज्य पदार्थ को अधिक पानी में डालकर तेज आंच पर रख दिया जाता है। जब पानी के ऊपर बुलबुले उठने लग जाते हैं, भाप बनने लग जाती है, तब उसका तापक्रम जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, और इसी के अंदर भोजन को जब पकाया जाता है तो यह उबलने की विधि कहलाती है या बॉइलिंग मेथड कहलाता है। अधिक आंच रखने पर भोजन का पानी जो होता है वह भाप बनकर उड़ने लग जाता है और साथ में इसके पौष्टिक तत्व भी नष्ट होने लग जाते हैं। पानी की मात्रा में भी कमी आने लग जाती है। अर्थात समय समय पर भोजन में ठंडा पानी डालना भी कई बार जरूरी हो जाता है जिससे कि उसका तापक्रम कम हो जाए। नेक्स्ट है खदकाना या सिमरिंग जिसे कहा जाता है। खदकाना जो होता है इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है वह उबलने से थोड़ा सा कम होता है। इसमें टेम्परेचर जो होता है जैसे ही उबाल आने लगता है और हमें इसको कम कर देते हैं और सिम
पे ही या कम आंच पर ही उस चीज को पकाते हैं, यानी जब बुलबुले बनने लगते हैं, ऊपर आते हैं और फूटने लग जाते हैं, उसी टेम्परेचर पे भोजन को पकाना। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है खीर को बनाना, यानी कि हम उस 100 डिग्री टेम्परेचर से इसमें कम तापमान पे वस्तु को पका रहे हैं। इस विधि में भोजन का रंग और स्वाद बना रहता है और वस्तु धीरे धीरे पकती है और इसमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर के साथ साथ पानी की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे स्टूइंग की। स्टूइंग जो होता है, इस विधि में भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में पकाया जाता है और इसमें पानी की कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। पानी उतना ही डाला जाता है जितना भोज्य पदार्थ की उसमें डूब जाए। इस विधि में पानी का तापक्रम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। साथ ही इस विधि का खर्च भी कम होता है और भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट बनता है। साथ में पौष्टिक तत्वों का नाश भी कम होता है क्योंकि भाप बनकर उड़ नहीं रहा है। इसमें साग सब्जियों, फलों, मांस आदि को तैयार किया जाता है या उनका स्टू तैयार किया जाता है। इस विधि की कुछ हानियां भी होती है, जैसे कि ईंधन काफी खर्च होता है क्योंकि भोज्य पदार्थ काफी लंबे समय में बनता है। यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई है जिसमें आपका बॉइलिंग को समझाया गया है और यहाँ पर खदकाना को समझाया गया है कि बुलबुले आते हैं और बनने से पहले ही टूट जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर काफी कम होता है इस कारण से। अब हम बात करेंगे भोज्य पदार्थ को चिकनाई के माध्यम से पकाना। चिकनाई का मतलब हुआ तेल या घी के द्वारा पकाना, यानी कि इस विधि में हम तेल या घी का उपयोग करके और भोजन को पकाते हैं। हमारे देश में यह विधि बहुत अधिक प्रचलित है। तलने के अंदर हम 3 विधियों की बात करेंगे। एक है उथली विधि या जिसे शैलो फैट फ्राइंग कहते हैं। दूसरी है गहरी विधि या डीप फैट फ्राइंग जिसे कहा जाता है। तीसरी है तलने की सूखी विधि या ड्राई मेथड ऑफ फ्राइंग जिसे कहा जाता है। शैलो फैट फ्राइंग की बात करेंगे तो जिसमें कम तेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमारे परांठे, हमारे कटलेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इस विधि में भोज्य पदार्थ थोड़े ही घी या तेल में पकाए जाते हैं। तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर परांठे बनाना, चीले बनाना इसके अंतर्गत आते हैं। इस विधि में आंच धीमी होनी चाहिए, तभी भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से पक पाता है, अन्यथा वह भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से पक नहीं पाएगा या फिर जल जाएगा। अधिकांशतः सब्जियों को बनाते समय पहले इस विधि से तल लिया जाता है और फिर उनको आगे अन्य विधि के रूप में काम में लिया जाता है। इस विधि से पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं और इस विधि में भोज्य पदार्थ को चारों ओर से पलटना भी जरूरी होता है क्यों जिससे कि वो आसानी से पक जाए। अब हम बात करेंगे गहरी विधि की या डीप फैट फ्राइंग की। इसमें तेल की मात्रा अधिक रखी जाती है जिससे कि भोज्य पदार्थ उसमें पूर्ण रूप से डूब जाए। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज बनाए जाते हैं, समोसे बनाए जाते हैं, कचौड़ी बनाई जाती है, पकौड़े बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे मेथड्स है जिसके भोज्य पदार्थ है जिसके अंदर हम डीप फैट फ्राइंग विधि को काम में लेते हैं। यानी कि जब पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थ घी या तेल में डूब जाता है और इस विधि के द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाया जा रहा है तो इसे हम डीप फैट फ्राइंग कहते हैं। इसमें तेल व घी की मात्रा हमें अधिक चाहिए होती है, जैसे गुलाब जामुन बनाने में, मालपुए बनाने में। साथ ही तापक्रम भी अधिक रखना पड़ता है और बीच बीच में उसे देखते हुए कम भी करना पड़ता है। साथ ही हमें बड़े बर्तन का प्रयोग करना पड़ता है कि वह वस्तु जो है उसमें पूर्ण रूप से डूब जाए। अब हम बात करेंगे तलने की सूखी विधि की या ड्राई मेथड ऑफ फ्राइंग की। इसमें ऐसे भोज्य पदार्थों की बच्चों हम बात करते हैं जिसमें पहले से ही फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है और उसे पकाने में हमें फैट की जरूरत नहीं पड़ती है।
अगर वेजिटेरियन चीजों की बात की जाए तो इसमें मावा आता है। जब हम मावे को सेकते हैं तो हमें घी नहीं डालना पड़ता है उसको सेकने के लिए, क्योंकि उसमें पहले से ही फैट का परसेंटेज ज्यादा है। इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन चीजों में इसका एग्जाम्पल होता है मांस, मछली आदि, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वसा उपस्थित होती है और उनको तलते समय पिघल पिघल कर ये वसा बाहर आ जाती है और ये कढ़ाई में नहीं चिपकते हैं, यानी इसे कहेंगे तलने की सूखी विधि। अब हम बात करेंगे वाष्प के माध्यम से भोजन को पकाना, यानी स्टीम के द्वारा भोजन को पकाना। इस विधि में जो होता है, भोजन को उबलते हुए जल की निकली हुई भाप के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि को मेन रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रत्यक्ष विधि या परोक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो होती है, जिसे कि डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, इस विधि में एक भगोने में पानी रखा जाता है और उसे गर्म किया जाता है। जब ये पानी उबलने लगता है या खोलने लग जाता है तो एक प्लेट में या किसी बर्तन में चिकनाई लगा के जिस भोज्य पदार्थों को स्टीम द्वारा पकाना है उस भोज्य पदार्थों को उसमें रखा जाता है और उसे ढक दिया जाता है, जैसे कि ढोकला, खमन, इडली आदि। कुछ भोज्य पदार्थों को पकाने के लिए आजकल विशेष प्रकार के पात्र भी आने लग गए हैं, जैसे इडली स्टैंड आता है, खमन स्टैंड आता है और उसके अंदर स्पेशली अंदर किसमें यह भोज्य पदार्थ रखा जाए उसके बर्तन भी आते हैं। उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा दी जाती है और भोज्य पदार्थों को उसमें रखा जाता है, जिससे कि हमें भोजन को स्टीम करने में आसानी हो जाती है। दूसरा है परोक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि में एक बड़े भगोने में पानी गर्म करते हैं, उसमें दूसरे छोटे बर्तन में भोज्य पदार्थ को ढक के रखा जाता है। छोटे बर्तन को अच्छी तरह से बंद रखना चाहिए ताकि पानी भोज्य पदार्थ के अंदर न जा सके। भोज्य पदार्थ को भाप के साथ परोक्ष रूप से संपर्क में लाया जाता है तथा भोजन स्वयं जो होता है इसमें पकने लग जाता है और इस विधि से विभिन्न प्रकार के पुडिंग्स को बनाया जाता है। ये जो भाप के द्वारा भोजन को पकाया जाता है, इसमें पौष्टिक तत्व जो होते हैं कम मात्रा में नष्ट होते हैं। इस विधि से पकाए जाने से वसा का उपयोग नहीं होता है, यानी कि इस विधि में ऊर्जा की मात्रा, या यूं कह दे जो हार्ट पेशेंट है उनको, जिनको की फैट कम खाना है और जिनको ऊर्जा कम खानी है, उनके लिए स्टीम द्वारा पकाए जाने का मेथड जो होता है वो फायदेमंद होता है। साथ ही स्टीम द्वारा जो फूड पकाया जाता है वो अधिक पाचनशील होता है, यानी रोगी व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियों के लिए यह विधि फायदेमंद होती है। परंतु इस विधि में थोड़ा सा समय अधिक लगता है और कई बार हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना फ्राइड फूड पसंद किया जाता है इंडिया में, उतना स्टीम्ड फूड स्पेशली नॉर्थ इंडिया में पसंद नहीं किया जाता है। तो ये व्यक्ति के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। वाष्प के द्वारा पकाए जाने में ही एक और मेथड आता है जिसे प्रेशर कुकर कहते हैं हम, या प्रेशर कुकिंग कहा जाता है। इसमें वाष्प का दबाव देकर भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है, यानी इस विधि में पानी के द्वारा भाप तो उत्पन्न हो रही है पर हम प्रेशर कुकर के ऊपर जो वेट लगाते हैं, जिसे कि आम लैंग्वेज में सीटी कहा जाता है, वो लगाते हैं, जिससे कि वह उस वाष्प पे दबाव डालती है, अंदर ही प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर के द्वारा भोजन की सिकाई या पकाई होती है, यानी दबाव से पानी का तापक्रम बढ़ जाता है तथा भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यानी प्रेशर कुकर एक मिश्रित रूप होता है भोजन को पकाने का। जितने लीटर का कुकर होता है उस अकॉर्डिंग इसका वेट ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण से इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है। हमें कभी भी ऊपर का जो वेट होता है 1 लीटर का 2 लीटर से या 3 लीटर से चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। प्रेशर कुकर में पकाने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो इसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है,
जो कभी पुराने जमाने में आलू को या दालों को बॉइलिंग मेथड से पकाया जाता है, उन सभी चीजों को आजकल प्रेशर कुकिंग करी जाती है। यानी यह समय को बचाता है, श्रम को बचाता है, साथ ही हमारे ईंधन की बचत भी करता है। साथ में बॉइलिंग मेथड में जो न्यूट्रिएंट्स लॉसेस हो जाते हैं, जो कि कह सकते हैं हम वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स स्पेशली, जो कि भाप के द्वारा, क्योंकि उसमें भाप बनती है और वो निकलती चली जाती है, उसके साथ जो न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं वो प्रेशर कुकिंग में नहीं हो पाते हैं। यानी इस विधि में पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं हो पाते हैं। प्रेशर कुकर एक साथ कई भोज्य पदार्थों को पका सकता है। जैसे कई बार कई जने दाल के साथ ढोकले को पका लेते हैं। पुराने समय में अंदर की तरफ प्रेशर कुकर में 2-3 बर्तन आते थे, तो एक में कोई एक चीज रख दी और दूसरे में कोई और चीज रख देते थे। या फिर जैसे मैंने अभी कहा, दाल के अंदर ढोकले रखे हैं, इसी तरीके से कोई और चीज रख के भी हम दो चीजों को एक साथ पका सकते हैं। अब हम बात करेंगे वायु के माध्यम से भोज्य पदार्थ को पकाना। अभी तक हमने बात की थी तेल की या वाष्प की या पानी की। इसमें भोज्य पदार्थों को हम हवा के द्वारा पका रहे हैं। यानी कि गर्म वायु भोज्य पदार्थ के कणों के आसपास जो घूमती है उसको गर्म किया जाता है और वही भोज्य पदार्थों को भूनने या सेकने का कार्य करती है। इसमें सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है बेकिंग मेथड। बेकिंग जो विधि होती है, इस विधि में भोज्य पदार्थों को किसी ओवन या तंदूर में रखा जाता है। यह एक शुष्क विधि यानी ड्राई मेथड होता है तथा गर्म वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन होती रहती है। हर प्रकार की व्यंजन को बेक करने के लिए हमें भिन्न भिन्न तापक्रम का प्रयोग करना पड़ता है, भिन्न भिन्न समय का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें जो भट्टियां या ओवन यूज करे जाते हैं वह भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ईंट या चूने की भट्टी भी होती है जिसमें कि नीचे कोयला जलाकर उपयोग में किया जाता है और फिर चीजों को पकाया जाता है। इसी तरीके से आजकल ओटीजी वगैरह आते हैं और उसमें भी चीजों को पकाया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रिलिंग की, कि ग्रिल मेथड से किस तरह से भोजन को पकाया जाता है। गैस बिजली कुकिंग रेंज में ग्रिल लगे हुए होते हैं। आजकल ग्रिल में एक एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, गर्म होके ये एलिमेंट्स भोज्य पदार्थ को भूनते हैं। जैसे कि वह कोई भी चीज हो सकती है, भली वो सब्जी है, मीट है, ब्रेड है, उनके टुकड़े हो सकते हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से आग के संपर्क में लाया जाता है और फिर उनको पकाया जाता है। यानी बेकिंग और ग्रिलिंग में एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कि बेकिंग में कम टेम्परेचर है और ग्रिलिंग में थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होता है। साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस होता है। जैसा कि यहाँ पर इस पिक में दिखाया है कि ये ग्रिलिंग मेथड का चित्र है जिसमें कि डायरेक्टली हम आग में लाकर और उसको पका रहे हैं। परंतु बेकिंग में जो ओटीजी या माइक्रोवेव वगैरह में की जाती है आजकल, उसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं वस्तु को। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकना या रोस्टिंग मेथड। सेकना या रोस्टिंग मेथड की जब हम बात करते हैं तो यह दो तरीके की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। इसे भुनना भी कहा जाता है। भुनना या सेकना जो होता है, इन दोनों का अर्थ समान होता है और यह शुरू से ही चला आ रहा है। जब हम इसमें प्रत्यक्ष मेथड की बात करते हैं तो वो आग के सीधा संपर्क में लाया जा रहा है कि प्रत्यक्ष भूनने में भोज्य पदार्थों को चारों ओर से घुमाते रहते हैं ताकि वह हर तरफ से अच्छे से पक जाए। जैसे कि चपाती को जब हम डायरेक्ट तवे पर कर रहे हैं तो वो जो होगा अप्रत्यक्ष सेकना होगा, परंतु जब डायरेक्ट गैस पे सेक रहे हैं तो वह प्रत्यक्ष रूप से सेकना हो जाता है।
इसी तरीके से कई सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से भुना जाता है, जैसे कि आलू है, बैंगन है, भुट्टा है, इनको प्रत्यक्ष रूप से भुना जाता है। और जब हम परोक्ष विधि की या अप्रत्यक्ष की बात करते हैं, तो इसमें भोज्य पदार्थों को सीधे आग पर नहीं भूनते, बल्कि किसी माध्यम को गर्म करके और उसकी ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को भूनते हैं, जैसे कि मूंगफली है, मटर है, चना है, इसको भुना जाना। इसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया था कि रोटी को तवे पे रख के सेकना या ब्रेड को तवे पे रख के सेकना इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कई बार हम एक पात्र में भुनना या पैन रोस्टिंग मेथड्स को भी ले लेते हैं, जिसमें कि बर्तन में रखकर और सेक रहे हैं हम, जैसे कि दलिया है जिसको कि कढ़ाई में रख के आप सेक रहे हो, या हलवे के लिए जब आटा आप रोस्ट करते हो, या लड्डू बनाने के लिए बेसन, सूजी, किसी को भी आप जब सेकते हो, तो वह रोस्टिंग में पात्र में भुनने वाले मेथड के अंतर्गत आ जाता है। यह तो था कि पानी के द्वारा भोजन को पकाना, वायु के द्वारा भोजन को पकाना, वाष्प के द्वारा पकाना या फैट के द्वारा भोजन को पकाना। फाइनली हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव आज के समय का सबसे प्रचलित तरीका है। यह कम समय में अधिक खाद्य पदार्थ को एक साथ तैयार करता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का जो उत्पादन होता है ओवन के अंदर मैग्नेट्रॉन के द्वारा होता है। माइक्रोवेव जो होती है यह अवशोषित, संचरित व परावर्तित हो सकती है। यह दीवारों से टकराकर परावर्तित होकर पूरे ओवन में फैल जाती है, जिससे जो खाद्य पदार्थ पकता है वह समान रूप से पकता है, यानी कि भोजन की जो कुकिंग होती है वह इक्वल होती है या सिमिलर कुकिंग होती है। माइक्रोवेव के अंदर जो भोज्य पदार्थ पकाया जाता है उसको पकाने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है वह कांच का या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बर्तन इस तरीके का होना चाहिए जिसमें से कि वह वेव्स जो है वो अवशोषित हो जाए या पास हो जाए, जिससे कि वेव्स का अवशोषण, परावर्तन व संचरण आसानी से हो जाए, नहीं तो भोजन नहीं पक पाएगा। माइक्रोवेव के द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाने का सबसे बड़ा लाभ समय की बचत होता है, क्योंकि यह भोजन को तीव्र गति में कम समय में अधिक मात्रा में पका सकता है। इस कारण से फ्रिज में रखे जो भोज्य पदार्थ होते हैं या हिमीकृत जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कुछ ही मिनटों में इसके द्वारा पकाए भी जा सकते हैं या पुनः गरम भी किए जा सकते हैं, यानी कि माइक्रोवेव रीहीटिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि कोई भी फूड स्टफ जो आपने पहले बनाया हुआ है, जैसे गुलाब जामुन है या कोई सब्जी है या कोई और चीज है, इसे जब हमें रीहीट करना है तो उसके लिए माइक्रोवेव बहुत अच्छा माना जाता है। माइक्रोवेव के द्वारा खाद्य पदार्थों को पुनः गर्म करने पर उनके स्वाद व संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में कम समय लगता है, यानी कि ऊर्जा की भी बचत होती है। माइक्रोवेव द्वारा अति अल्प समय में भोज्य पदार्थ को पकाया जाता है, अतः आजकल यह काफी प्रचलित तरीका हो गया है। इसमें एक ही माइनस होता है कि भोज्य पदार्थों की ब्राउनिंग नहीं हो पाती है जिसमें कि हमें जरूरत है, जैसे कि केक है या हमारी बाटी है। और ब्राउनिंग नहीं होने के कारण से जो डिजायरेबल कलर चाहिए हमें, जो कि हमें आवश्यकता है उस कलर की या उसको देखकर हमें चीज पसंद की जाती है, उन भोज्य पदार्थों में कई बार हमें माइक्रोवेव से ओटीजी या ओवन जो है या गैस तंदूर जो है उसको हम प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो यह विषय है भोजन को पकाने की विधियां, यह समाप्त होता है।